आज है हमारा डे 3। सबसे पहले मैं जो हम 2 दिन से टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं इस जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड, इस पे मैं 2 मिनट और डिटेल ऐड अप कर दूंगा आज। और फिर हम होस्टिंग पढ़ेंगे, देन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये दिस कीवर्ड क्या होता है, और फिर अगर इफ टाइम परमिट्स देन विल स्टडी प्रोटोटाइप्स। ओके, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही ये सुना था, जो मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के साथ साथ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। तो जब नेट पे सर्च किया तो कई जगह लिखा था सिर्फ इंटरप्रेटेड है, और कई लोगों का ये डाउट भी था कि ये बस इंटरप्रेटेड है, कंपाइल्ड नहीं है। तो इस पे मैं आज और डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। 1 मिनट देना गाइस। ठीक है, तो मैं इसके लिए ब्राउजर में चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक ड्राइंग टूल ओपन करता हूँ। तो अभी हम ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर कैसे एग्जीक्यूट करता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, और इसमें हम कुछ एस्पेक्ट जावास्क्रिप्ट इंजन का भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझो जैसे ही HTML टैग में ब्राउजर को कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रिप्ट src app.js। ठीक है, तो ब्राउजर इस फाइल को डाउनलोड करना शुरू करता है, और जब फाइल डाउनलोड होती है तो स्ट्रीम्स के फॉर्म में होती है। स्ट्रीम मतलब तुम बाइनरी डेटा समझ लो या फिर हेक्स डेटा समझ लो, फॉर एग्जांपल 12 DF, इस तरह से। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रीम्स, स्ट्रीम ऑफ डेटा। ठीक है, अपने को ओवर द इंटरनेट स्ट्रीम ऑफ डेटा मिलता है, और फिर इस स्ट्रीम का यूज करके ब्राउजर टोकन्स क्रिएट करता है। अब ये टोकन्स क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो 1 2 है, इट माइट बी रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन और अ वेरिएबल नेम या फिर वेर कीवर्ड। तो इस स्ट्रीम्स का यूज करके टोकन्स बनते हैं। ठीक है, जो कि सिंपली हमारे कोड का ही पार्ट होते हैं, और फिर इन टोकन्स का यूज करके जावास्क्रिप्ट लाइक से एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनाता है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री हमारे कोड का एक स्ट्रक्चर होता है। टोकन्स और एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री प्रोसेस के बीच में एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पार्सिंग। ठीक है, अब ये जो पार्सिंग फेज होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, सिंटेक्स चेकिंग। ठीक है, अगर सिंटेक्स वगैरह गलत है तो हमें पार्सिंग फेज में ही पता चल जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, स्कोप की सेटिंग, स्कोप एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, स्कोप एंड इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स और फंक्शन का पार्सिंग फेज में हो जाता है, और फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनता है। अगर मैं तुम्हें किसी एक फंक्शन का एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फंक्शन है शो, और इसके अंदर एक वेरिएबल है a = 2, तो अगर इसका सिंटेक्स ट्री बनना होगा, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, तो ऐसे बनेगा, लाइक से फंक्शन शो, और फिर इसके अंदर लाइक से वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर लाइक से वेरिएबल नेम, ए, और फिर वैल्यू। तो इस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनता है पूरे कोड का। ठीक है, जहां पे सिंपली हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन का कोड होता है, और जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन को अपनी तरह से रिप्रेजेंट करता है, जेएस इंजन।
ठीक है, सो दैट रेफरेंसिंग ऑफ वेरिएबल्स ये सब एकदम क्लियर आउट हो जाए। अभी ये जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बना है ये जाता है इंटरप्रेटर के पास। ठीक है, दिस इज आवर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, और ये इंटरप्रेटर अपने को एक बाइट कोड देता है। बाइट कोड हमारे कोड को ट्रांसलेट करने के बाद। ठीक है, और ये जो बाइट कोड है दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर्स। ठीक है, 2008 तक यही होता था। ठीक है, 2000 के बाद 2008 के बाद क्रोम अपना जेएस इंजन लेके आता है V8। उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने क्या किया, अभी ये जो बाइट कोड बनता है इंटरप्रेटर के द्वारा इसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, ये बहुत ही जेनरिक है। ये जो बाइट कोड बनता है ये एक डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ बनता है, समझ लो ऐसा कि तुम जाओ फॉर एग्जांपल जैसे मैकडी वगैरह हो गए वहां पे सेट है, अगर तुम बर्गर खाओगे तो तुम्हें ऐसा ही बर्गर मिलेगा। ठीक है, हर मैकडी के स्टोर में सेम बर्गर मिलता है, तो हर इंटरप्रेटर सेम बाइट कोड ही जनरेट करता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कोई मशीन स्लो है कोई फास्ट है, किसी का आर्किटेक्चर अलग है, कोई 16 बिट है कोई 64 बिट है, कोई लाइनक्स है कोई विंडोज है कोई मैक है। तो V8 इंजन ने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है जो प्रोसेस चल रही है उसको चलने दो, ये जो इंटरप्रेटर बाइट कोड जनरेट कर रहा है ये तुम हमको दे दो। तो ये बाइट कोड जनरेट होने के बाद जाता है कंपाइलर के पास। ठीक है, जिसको गूगल ने नाम दिया है टर्बोफैन। ठीक है, अब इस कंपाइलर का क्या काम है, ये कंपाइलर बस तुम्हारे बाइट कोड को नजर रखता है कि कौन सा ऐसा कोड है जो बार बार यूज हो रहा है। अगर उसे दिखता है कि यार कोई सर्टेन पीस ऑफ कोड ऐसा है जो बार बार कॉल हो रहा है, तो ये कंपाइलर उसको अपनी लेवल पे ऑप्टिमाइज करके और फास्ट बना देता है। बाइट कोड अपने आप में फास्ट है बट कंपाइलर उसको और फास्ट बना देता है। कैसे, मशीन के कॉम्पैटिबल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के कि किस आर्किटेक्चर का हार्डवेयर लगा हुआ है और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बेसिस पे अपने और ऑप्टिमाइजेशंस ऐड अप कर देता है बाइट कोड पे। ठीक है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं कि लाइक दिस इज अ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। दिस इज मतलब नॉट द लैंग्वेज विच इज ओनली इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो ये है भाई पूरी प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट वगैरह होता है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ। हम्म। सर, जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है कोड का, वो ब्राउजर और लाइक हमारा एक नॉड इन्वायरमेंट होता है, दोनों में अलग अलग होता है क्या, या फिर सेम वे में एग्जीक्यूट होता है? नहीं समझा मैं। लाइक नोड भी V8 इंजन से ही बना हुआ है, तो लाइक उसमें भी हाँ, इसी इसी सेम। तरीके से। यस, 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 सेम होता है। ये पूरा इन्वायरमेंट V8 इंजन ने अलग कर दिया। देखो नोड जेएस इसी तरह से इन्वेंट हुई क्योंकि पहले जावास्क्रिप्ट बस ब्राउजर्स में रन होती थी। ठीक है, गूगल टीम ने क्या किया, जो C++ का इन्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रन करता था, जो ब्राउजर्स से अटैच था, उस पीस ऑफ कोड को डिटैच कर दिया। ठीक है, डिटैच करने के बाद उसमें अपने मॉडिफिकेशंस किए और उन्होंने अपना खुद का एक वर्जन लिख दिया। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि यार हमने तो C++ का जो इन्वायरमेंट था वो ब्राउजर से अलग कर दिया, अब हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के साथ चैलेंज ये है कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये
डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है, हमारे फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं डिस्क पे राइट नहीं कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट का यूज करके, बट सी प्लस प्लस कर सकती है। तो हमने वही किया नोड जेएस में, सिंपली जावास्क्रिप्ट को कुछ कैपेबिलिटीज दे दी और रीड एंड राइट परफॉर्म कर दिया। और जो रीड एंड राइट हम नोड जेएस के थ्रू करते हैं वो जावास्क्रिप्ट की वजह से नहीं करते हैं, हमने सी प्लस प्लस में फंक्शंस लिखे जिनको हमने एक्सपोज कर दिया जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट जब कोई फंक्शन कॉल करता है तो सी प्लस प्लस उसको इन्वोक करता है। हमने बस एक ब्रिज बना दिया समझ लो, जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस दोनों को बात करने के लिए, जो कि नोड जेएस है, ऐसा समझ लो। ओके सर। और सर 2008 से पहले हम जेएस कोड विदाउट जेएस इंजन से हाँ, एग्जीक्यूट करवाते थे। तब डिफॉल्ट जेएस इंजन्स थे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह में थे, इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी, इतना पार्ट नहीं था। ये जो इंटरप्रेटर का बाइट कोड है, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो नहीं थी, कोई कंपाइलर नहीं था, सीधे जो बाइट कोड है वही एग्जीक्यूट हो जाता था। इसलिए काफी स्लो और लाइक लैग वगैरह होते हाँ, थे हेवी यस, वेबसाइट्स में। यस, उस समय मशीन की कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत स्लो थी। यस सर, अभी तो काफी फास्ट हो गया है लाइक, हाँ, इसलिए मॉडर्न ब्राउजर। यस। तो ठीक है, इसको तुम आराम से नेट पे सर्च वर्च करके करो, सर्च मतलब पढ़ोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आगे मूव करता हूँ। आज हम टर्बोफैन की टर्बोफैन बस नाम है कंपाइलर का, जस्ट लाइक आईफोन नाम है एक फोन का। टर्बोफैन इज जस्ट अ फैंसी वर्ड जो गूगल ने कंपाइलर को दिया है। तो बाइट कोड इंटरप्रेटर जनरेट करता है, हाँ, तो फिर हाँ, कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है इसको? उसको फिर हम तो ऑप्टिमाइज ब्राउजर करता है, ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज, यस। तो ब्राउजर ऑप्टिमाइज को यूज नहीं करता नहीं, नहीं, डायरेक्टली। ऐसे समझो ना कि अभी तुम अगर मैकडी में जाओगे तो वो तुमको एक बर्गर देंगे जो प्री डिफाइंड है। ठीक है, अब तुम समझो तुम दोबारा मैकडी में गए, उनने तुमसे पूछा कैसा बर्गर लेना पसंद करोगे। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बर्गर तुमको बना के दिया, तो तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, जो तुम्हारे हिसाब से बना या जो पहले से बना बना रखा हुआ था? दो मेरे हिसाब से होना। है ना, तो कंपाइलर वही काम करता है। इंटरप्रेटर एक जनरल रूल्स के साथ बाइट कोड दे देता है जो ठीक ठाक चल जाता है। ठीक है, बट कंपाइलर उसको और फास्ट और ऑप्टिमाइज कर देता है। क्यों? बेस्ड ऑन मशीन, किस मशीन में वो कोड है तुम्हारी, मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहा है, उस हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। तो ये ऑप्टिमाइज कोड ब्राउजर यूज करता है या विदाउट ऑप्टिमाइज? ब्राउजर बिकॉज यूज, दोनों 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 यूज करता है। जब कोड ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होता तो ऑप्टिमाइज, पुराना वाला ऑप्टिमाइज हो गया तो ऑप्टिमाइज। और कई बार ऐसा होता है कि जो जावास्क्रिप्ट के इंजन्स हैं वो कोड को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में और खराब कर देते हैं सर्टेन केसेस में। तो उस केसेस में फॉल बैक हो जाता है, जो पुराना बाइट कोड है वही रन होता है। तो ये जो स्विचिंग है चलती रहती है, जब ब्राउजर को लगता है कि ये तरीका फास्ट है वो रन होता है, जब लगता है ये तरीका फास्ट है तो ये रन होता है। ठीक है यार, इस पे मैं और टाइम भी दूंगा। ठीक है, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना हाँ, ये समझ जहाँ। में आ गया, ये चीज समझ में आ गया है, तो पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है होस्टिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अगर मैं नेट पे सर्च करूं व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, चलो स्टार्टिंग के Udacity, Geeks for Geeks, फ्री कोड कैंप, फिर ये डिजिटल ओशियन, मीडियम तो खोलना नहीं है, लिंक्डइन खोलना नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रोग्रामिंग बिज, और इन्होंने बोला है इन जावास्क्रिप्ट a behavior in which a function variable can be used before declaration। ठीक है, हम बिफोर डिक्लेरेशन यूज कर लेते हैं। आउटपुट बिहेव्स एज अ वेरिएबल होस्टिंग। ठीक है,
वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कीवर्ड वेर इज होस्टेड एंड लेट एंड कॉन्स डज नॉट अलाउ होस्टिंग। अभी ये जो आर्टिकल है, अगर कोई नया बंदा पढ़ेगा तो सब उसके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। और इसमें आधी बातें गलत लिखी हुई हैं, गलत इन द सेंस कि जैसे, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड, ठीक है। तो यहां पर भी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इन्होंने बस बता दिया है कि तुम ऐसा कर सकते हो, इन्होंने ये नहीं बताया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर ये बता देते ऐसा क्यों होता है तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी कि ये वेबसाइट क्या बोलती है। गीक्स फॉर गीक्स का देखते हैं कि लाइक व्हाट दीस गाइज आर सेइंग। ये तो सुपर गलत है भाई। अगर अगर कोई ये बोले ना कि फंक्शन एंड डिक्लेरेशन आर मूव्ड टू द टॉप देयर कंटेनिंग स्कोप ड्यूरिंग कंपाइलेशन फेज, ये एकदम गलत है। कोड का मूवमेंट कहीं नहीं होता है, ठीक है। कोड जहां है वहीं रहता है, ठीक है। तो ये तो लाइक ये तो सुपर नो है, ठीक है। मैं अभी इस पे टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, मैं तुमको खुद बता देता हूँ और तुम अपने हिसाब से सर्च करके फाइंड कर लेना कि कहाँ पे तुम्हें होस्टिंग की सही इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट होस्टिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। ये इंजीनियर्स और डेवलपर्स ने अपने समझने के लिए ये वर्ड एड अप कर दिया, होस्टिंग, ठीक है। जिसको उन्होंने रिलेट किया कि मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। ऐसा ये मूविंग दी डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन, ये क्या चीज है? तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखेंगे क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, साइड में यहाँ पे मेरा कंसोल पैनल है और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम और वेर माई नेम। तो दूसरी लैंग्वेजेस में एरर आनी चाहिए बट जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोगों ने इस टर्म को बोल दिया होस्टिंग, और होस्टिंग का क्या डेफिनेशन दिया कि भाई जो डिक्लेरेशन है वो टॉप ऑफ द फंक्शन मूव हो जाती है, इस वजह से हमको डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। जो कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आ गया कि हाँ, बट ऐसा नहीं है, कुछ भी इधर उधर मूव नहीं होता। दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। पहला फेज है पार्सिंग, जहां पे स्कोप और इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हो जाता है, जो कि मैंने तुमको 10 मिनट पहले बताया था, ठीक है। उसी फेज में जावास्क्रिप्ट सारे वेरिएबल्स का स्कोप और डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है, और जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता रहता है कि भाई इस नाम का वेरिएबल मुझे कहाँ मिलेगा। और वो कैसे होता है वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ शो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक से कंसोल डॉट लॉग एज और वेर एज इज इक्वल टू 90, ठीक है। और शो, या शो को यहाँ कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में यहाँ एरर आनी चाहिए बट जावास्क्रिप्ट के केस में यहाँ पे मेरा ये कोड एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। शो अनडिफाइंड क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। अब इस कोड को हम लेके चलते हैं अपने ड्राइंग टूल में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो, जावास्क्रिप्ट का कोड दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। जो पहला फेज है वो है पार्सिंग, या फिर जिस कुछ लोग उसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी स्ट्रीम वगैरह डाउनलोड कर ली है, टोकनाइजर बन गए हैं। अब इस फेज में हमारा कोड सिंटैक्स के लिए चेक होगा और
जो भी वेरिएबल्स वगैरह हैं उनकी स्कोप सेटिंग होगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, सबसे पहले मुझे ये शो मिलेगा, अभी पार्सिंग हो रही है, ठीक है, कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, शो कॉल हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट इसको सिंपली डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि एग्जीक्यूशन हम कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे बस ये चेक होगा कि क्या ये जो शो मून ब्रैकेट्स लिखा है ये सिंटैक्टिकली सही है, यस दिस इज राइट। देन हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक फंक्शन डिक्लेरेशन मिलेगी शो नाम की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट ने इंटरनली कोई टेबल बना रखी होगी अपने पास, ठीक है, उसमें उसके पास होगा एक ग्लोबल स्कोप। अब जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा कि भाई मुझे एक शो फंक्शन मिला है ग्लोबल स्कोप में, तो ग्लोबल स्कोप में शो फंक्शन को डाल दो, डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम शो फंक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है, हम चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग, अगेन फंक्शन कॉल है, हम बस सिंटैक्स चेक करेंगे सिंटैक्टिकली ये सही है कि नहीं, हाँ सही है, आगे बढ़ जाओ। हम देखेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है एज, हम क्या करेंगे, शो फंक्शन के लिए एक स्कोप क्रिएट करेंगे और इसमें हम एज वेरिएबल डाल देंगे और हम ये देखेंगे कि ये वेरिएबल वेर से बना है कि लेट से बना है। अगर वेर से बना है तो हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड कर देंगे, ठीक है। इतने में हमारा पार्सिंग फेज खत्म, ठीक है। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन फेज की। जब कोड एग्जीक्यूट होगा, मेरा ये शो फंक्शन जावास्क्रिप्ट कॉल करेगा। जब ये शो फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होगा, जावास्क्रिप्ट सिंपली चेक करेगा अपनी टेबल में क्या मेरे स्कोप में शो फंक्शन है, और गेस व्हाट, उसको शो फंक्शन मिलेगा और वो सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। जब हम कंसोल डॉट लॉग इस वाली लाइन पे आएंगे, ये वाली लाइन अपनी स्कोप से पूछेगी भाई तेरे पास कोई एज वेरिएबल है क्या, तो भाई यस, शो के स्कोप में तो एज वेरिएबल है, तो ये एज वेरिएबल रेफर होगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये है लाइक रियल कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग, जहां पे कोई कोड इधर से उधर मूव नहीं होता। सिंपली जावास्क्रिप्ट का कोड दो फेज में एग्जीक्यूट होता है। पहले फेज में होता है मेमोरी एलोकेशन, उसी फेज में सब कुछ सेट हो जाता है। दूसरे फेज में जब एग्जीक्यूशन होता है तो जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता है कि मेरे स्कोप में ये चीजें हैं, ठीक है। अब ठीक है भाई, थ्योरेटिकल तो ये सही है, बट जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मैं कैसे मान लूं। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं, कैसे, लेट्स सी। उसके लिए हम चलते हैं सोर्सेस पैनल में और यहां पर मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे या यहां पे, चलो इसमें थोड़ा सा और कोड ऐड कर देते हैं, where name is equal to 99। तो देखो अभी जो मेरा कोड है मैंने कहाँ पे रोक रखा है, लाइन नंबर 1 पे, ठीक है। मेरा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी, ठीक है, बट अगर मैं नेम 2 पे माउस लेके जाता हूं तो मुझे अनडिफाइंड दिख रहा है, सी, ठीक है। अब इसका बस यही मतलब हो सकता है कि ये कोड पहले से ही पार्ट्स हुआ है, पहले से ही जावास्क्रिप्ट को पता है नेम की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। अभी मैं कोड में चलता हूं, एक और बार दिखा देता हूं, लाइक से अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे प्रूव होगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। यहां पर सिंपली मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है एक वेरिएबल को नेम टू, जो कि मैं बाद में डिफाइन कर रहा हूं। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाके लाइक से लाइन नंबर 1 पे ही मैंने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, रोक रखा है, ठीक है, ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी मेरी लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट नहीं हुई है। नेम 2 की जो वैल्यू है वो है अनडिफाइंड, क्योंकि ये पार्सिंग फेज में ही सेट हो गई है। जैसे ही मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, अब नेम की वैल्यू लाइक से अभी भी ये अनडिफाइंड है क्योंकि लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं हुई है।
अभी मैं आगे जाऊंगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 99। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? अगेन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड 2 फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसमें अब कोई डाउट हो तो अब मुझे तुम लोग पूछ सकते हो। सर ये मेमोरी एलोकेशन फेज में सिर्फ हमें स्कोप और उसके डिफॉल्ट यस, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यस, यस, और सर जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम जो इनिशियल वैल्यू हम स्टोर किए वेरिएबल में उसको नहीं मिलेगा। यस। ओके। तो सर ये होस्टिंग सर, तो सर होस्टिंग के केस में तो सर हमें एग्जीक्यूशन के बाद मिलता है वो अनडिफाइंड। एग्जीक्यूशन के बाद अनडिफाइंड मिलता है मतलब? इस मतलब एक ये तो सामने हमारा कोड है, इसमें समझाओ मुझे। ये तो अनडिफाइंड हमें मिल रहा था क्योंकि हमने देखा वो हमारा जो कोड था वो एलोकेशन मतलब पार्सिंग फेज में ही है। नहीं समझा भाई। मतलब सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो अनडिफाइंड हमें मिला है ये तो पार्सिंग फेज की वजह से नहीं मिला है क्योंकि वैल्यू तो है हमारे पास एज में हाँ, 90। यस, यस, तो होस्टिंग तो इसी फेज से होस्टिंग आ रहा है क्या? हाँ, ओके सर, मतलब एग्जीक्यूशन फेज पे अभी वो गया ही नहीं है कोड, मतलब इसीलिए हमें वो मिल यस। जाता है ऐसे। तुम समझ नहीं रहे हो मेरे हिसाब से बॉस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड 2 फेज में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पहला फेज होता है मेमोरी एलोकेशन या फिर पार्सिंग, जहां पे वेरिएबल्स की स्कोप सेटिंग होती है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होती है। दूसरा फेज होता है एग्जीक्यूशन, जहां पे जावास्क्रिप्ट को पहले से ही पता है कि किस स्कोप में क्या है। ठीक है, अभी अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि है अनडिफाइंड। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि लाइक से, कैसा रियल लाइफ एग्जांपल दूं तुमको? देखो, अभी मान लो तुम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो। ठीक है, अब इंटरव्यू जब तुम देने जा रहे हो तो तुमने रास्ते में अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली। तुम्हें पता है कि तुमने पेन कहाँ रखी है, तुम्हारा वॉलेट कहाँ है। ठीक है, तुम्हारी बेल्ट कैसी है, शूज कैसे हैं। तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली है। अब जब इंटरव्यू में तुम बैठोगे, जब एक्चुअल इंटरव्यू होगा, जब वो तुमसे पूछेगा तुम्हारी टाई कहाँ है, तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। तुम इमीडिएटली बता दोगे टाई मेरी यहाँ है। ठीक है, जूते मेरे यहाँ हैं, जूते ब्लैक हैं, विदाउट चेकिंग इट। ये तुम कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि तुमने ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो इंटरव्यू की प्रोसेस 2 फेजेस में हुई, पहली प्रिपरेशन फेज, दूसरी एग्जीक्यूशन फेज। सेम गोज विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जब यस भी सर, नाउ तुम्हें मेक। इस तरह के होस्टिंग के क्वेश्चन, हाँ ठीक है, होस्टिंग के क्वेश्चन मिले, सिंपली कॉपी पेन पे पहले पार्सिंग कर लो, सबकी स्कोप स्कोप सेट कर लो, फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर लो। और इसमें अब और एज केसेस भी हैं। जैसे ही लेट और कॉन्स्ट आए, लेट और कॉन्स्ट के केस में क्या होता है, उनका स्कोप सेटिंग तो होती है, बट उनका इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। अभी अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लाइक इस वेर को अगर मैं, लेट मी सी इफ आई कैन एडिट इट। यस, अगर मैं इसको कर दूं लेट, तो होगा क्या? जब जावास्क्रिप्ट स्कोप सेटिंग कर लेगा, ठीक है, स्कोप सेट हो गया, उसके बाद चेक होगा क्या ये वेरिएबल लेट से बना है या कौन से बना है। अगर आंसर है यस, तो इसका इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये बस स्कोप में रहेगा, इसका इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। और इसी वजह से जब हम, स्टॉप इट, इसी वजह से अगर मैं किसी लेट वेरिएबल को डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करता हूं, एज कर देते हैं इसे, तो मुझे एरर देखने को मिलती है कि एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट ऐसा क्यों करता है भाई? जब वैर को इनिशियलाइज कर रहा है अनडिफाइंड से, तो लेट को क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए क्योंकि लेट
और कॉन्स्ट एक साथ जावास्क्रिप्ट में ऐड हुए थे, और जो कॉन्स्ट है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एक कांस्टेंट बनाता हूं, कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 99, इस अच्छा कॉन्स्ट न्यू एज 99, अब मैं इसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकता, ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द रूल, ठीक है। तो अगर मैं पार्सिंग फेज में, मान लो यहाँ पे कॉन्स्ट होता और मैं पार्सिंग फेज में इस एज को इनिशियलाइज कर देता अनडिफाइंड से, और फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे दोबारा से मैं इसमें 90 डालता, तो ये रूल्स के अगेंस्ट है कि मैं एक कॉन्स्ट को रीअसाइन कर रहा हूं। इस रीजन की वजह से जावास्क्रिप्ट की टीम ने डिसाइड किया कि भाई हम लेट को, और सॉरी, हम कॉन्स्ट को इनिशियलाइज नहीं करेंगे। फिर उनने ये भी डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, लेट और कॉन्स्ट को हम एक साथ शिप कर रहे हैं, तो दोनों को ही हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से लेट और कॉन्स्ट इनिशियलाइज नहीं होते हैं, और जब हम उनको डिक्लेयर के पहले एक्सेस करते हैं तो हमें एरर देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो स्कोप में तो होते हैं बट अनइनिशियलाइज्ड रहते हैं, ठीक है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है? टेम्पोरल डेड जोन लेट और कॉन्स्ट के केस में पिक्चर में आता है। टेम्पोरल डेड जोन सिंपली वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसके यूज के बीच का एरिया होता है, ठीक है। यूज का नहीं, मतलब फंक्शन फंक्शन की स्टार्टिंग और वेरिएबल डिक्लेरेशन के बीच का एरिया। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट एज 90 क्रिएट किया है, तो इस एज के लिए जो टेम्पोरल डेड जोन है वो है इस शो फंक्शन की फर्स्ट लाइन से लेके लाइक से console.log, और इसके ऊपर जो स्पेस है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो एरिया है वहां पे मैं एज को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो टेम्पोरल डेड जोन इज अ सिंपली एरिया अबव अबव द डिक्लेरेशन ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। सुपर क्लियर है, राइट? या कोई दिक्कत है इसमें? बताओ भाई। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज थी, ठीक है, होस्टिंग। इसमें और भी चीजें हैं। और भी क्या चीजें हैं? होस्टिंग का जो रूल है वो वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों के लिए एकदम अलग अलग चलता है। कैसे? वेरिएबल के केस में डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, फंक्शन के केस में एक्चुअल वैल्यू ही असाइन होती है। फॉर एग्जांपल, जो मेरा ये एग्जांपल है, सी, यहां पर फंक्शन के केस में मेरी पूरी फंक्शन की बॉडी सेव होती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड मिलना, एरर आनी चाहिए थी, राइट? मतलब ये फंक्शन शो अनडिफाइंड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। फंक्शन मेरा सही से कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस की पूरी बॉडी ही स्कोप के साथ अटैच हो जाती है, बट वेरिएबल्स के केस में ऐसा नहीं होता। उनकी वैल्यू नहीं असाइन होती है, सिर्फ एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, ठीक है। ये क्लियर है, राइट? अब एक नहीं सर, दूसरा रूल। फंक्शन वाला। क्या? सॉरी, सर फंक्शन वाला ये एक बार और सर। देखो, फंक्शंस के केस में जब पार्सिंग या स्कोप सेटिंग होती है, तो फंक्शन का नेम तो स्कोप में अटैच होता ही है, साथ ही साथ फंक्शन की बॉडी भी अटैच हो जाती है, ठीक है। ये क्लियर है? गॉट इट। हाँ सर। बट वेरिएबल्स के केस में वेरिएबल की वैल्यू नहीं अटैच होती है, डिफॉल्ट वैल्यू अटैच होती है जो कि है अनडिफाइंड, ठीक है। यही रीजन है कि फंक्शन में कॉल कर पा रहा हूं, बट एज को जब मैं यूज कर रहा हूं तो अनडिफाइंड मिल रहा है, गॉट इट। ठीक है। अब एक दूसरा एज केस, अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं और सेम नेम से मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, वेर शो
इज इक्वल टू 9। अभी मैं कंसोल करता हूँ शो। सो लेट्स सी कंसोल में क्या दिखता है। कंसोल में मुझे 9 देखने को मिला। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब पार्सिंग होती है तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन को प्रेफरेंस देता है। वो पूरे कोड में सबसे पहले फंक्शंस ढूंढता है। ठीक है, अभी इस कोड में मैं सबसे पहले फंक्शन ढूंढूंगा। फंक्शन कहाँ है? मुझे लाइन नंबर 5 में फंक्शन मिलेगा। मैं इस शो फंक्शन को ग्लोबल स्कोप में डाल दूंगा। ग्लोबल स्कोप, मैंने इसको विथ फंक्शन बॉडी डाल दिया। ठीक है, अब कोई फंक्शन नहीं है। अब मैं फिर वेरिएबल्स खोजूंगा, तो मुझे एक वेरिएबल मिलेगा शो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको भी लाइक से अपने स्कोप में जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास ऑलरेडी शो नाम का कोई वेरिएबल है क्या। मैं बोलूंगा यस मेरे पास है। क्या उसमें कुछ वैल्यू है? हाँ है, यस है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊंगा। अब जब कोड मेरा लाइक से एग्जीक्यूट होगा तो स्कोप सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुकी हैं। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 3, तो इस केस में क्या होगा, जो भी ग्लोबल स्कोप में शो है, जो फंक्शन बॉडी है उसमें, वो हट जाएगी और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये लाइन तो मेरी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। और जब कंसोल डॉट लॉग शो होगा तो शो की क्या वैल्यू है? 9। ठीक है, तो पार्सिंग के केस में फंक्शंस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ओवर वेरिएबल्स। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर हो रहा है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये जो हमने कंसोल किया है सो वो वेरिएबल का वैल्यू नहीं है? वेरिएबल का ही है। देखो ना 9 दिख रहा है ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो तुम्हें फंक्शन देखने को मिलेगा। सी, ठीक है, ये शो देखो ना, शो शो एक फंक्शन है, राइट? बट अगर मैं सेम नेम से बना दूं वेरिएबल तो हम्म फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, राइट? ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा हाँ, कॉल मैं करने के फंक्शन लिए। को कॉल नहीं कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल्स। कभी तुमने फंक्शन को कंसोल नहीं किया है क्या? नहीं किया है, मतलब तो ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ है। बस वही। हम, दिस इज फॉर जावास्क्रिप्ट, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग। ठीक है, जस्ट अ स्ट्रिंग। यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो मैं इस फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को कॉल कर, वो वेरिएबल से कॉल कर सकता हूँ, राइट? हाँ, यस, परफेक्टली यस, हाँ, दैट इज कंप्लीटली ओके। अब इसको हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला फेज क्या है? पार्सिंग फेज। पार्सिंग और मेमोरी एलोकेशन फेज। यहाँ पे लाइन बाय लाइन चीजें चलेंगी। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट किसको प्रेफरेंस देता है? फंक्शंस को। ठीक है, तो इस वेर पे जाने से पहले जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पूरी फाइल को स्कैन करेगा। किस चीज के लिए? फंक्शंस के लिए। जावास्क्रिप्ट को जेके फंक्शन मिलेगा। वो सिंपली क्या करेगा, स्कोप टेबल में लाइक से जेके, और इसकी जो वैल्यू है वो है फंक्शन बॉडी पूरी। क्योंकि फंक्शन के केस में हम पूरी फंक्शन बॉडी अटैच करते हैं। तो स्कोप में जेके नाम का फंक्शन अटैच हो चुका है। ठीक है, अब फंक्शंस का पार्सिंग खत्म। अब शुरू होती है लाइन बाय लाइन पार्सिंग। ठीक है, अभी हम एग्जीक्यूशन पे नहीं गए हैं। हमें सबसे पहली लाइन मिलती है वैर जेके। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपनी स्कोप टेबल में देखेगा क्या जेके नाम का कुछ वेरिएबल है। उसको क्या आंसर मिलेगा? यस, मेरे पास ऑलरेडी जेके नाम का एक वेरिएबल है सेम स्कोप में। तो कुछ मत करो,
ठीक है, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे कंसोल वाली लाइन पे। ये है एक फंक्शन इन्वोकेशन कॉल। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस सिंटैक्स चेक होगा कि ये सिंटैक्टिकली सही है कि नहीं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। अब इस मोमेंट पे मेरा पार्सिंग फेज खत्म। अब आता है मेरा एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन फेज में मुझे इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए ये यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ये इसका काम अब हो चुका है। ठीक है, बट मैं फिर भी यहाँ पे इसे रख देता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है लाइन नंबर 1 की। यहाँ पे जेके इज इक्वल टू 100। अब जावास्क्रिप्ट अपने स्कोप टेबल में जाएगा, देखेगा क्या कोई जेके वेरिएबल है, हाँ है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसमें जो भी है उसको डिलीट करो और उसमें 100 डाल दो। ठीक है, 100 डाल दिया वही। अब आती है नेक्स्ट लाइन। ये तो डिक्लेरेशन है, जावास्क्रिप्ट बोलेगा ये मैं पार्सिंग फेज में हूं, लेट्स स्किप इट। नेक्स्ट लाइन आएगी, यहाँ पे क्या है, फंक्शन इन्वोकेशन। अब ये इन्वोक होगा। कंसोल डॉट लॉग अपने स्कोप में चेक करेगा क्या जेके नाम का कोई वेरिएबल है, यस है, उसकी क्या वैल्यू है 100, और यही 100 अपने को देखने को मिल जाएगा। इसमें बताओ क्या नहीं समझ में आया। सर हमने पार्सिंग फेज में सर जब जेएस ने स्कैन किया सर, तो उसने फंक्शन को प्रेफरेंस दिया ओवर वेरिएबल, और वेरिएबल को उसने स्कोप में रखा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं सेम नेम रखा? की वजह से। हाँ, सेम नेम की वजह से। अगर यहाँ पे होता JK2 तब यहाँ पे JK2 जाता। ठीक है, मैंने यही बोला ना सब कि क्या जेके नाम का कोई वेरिएबल है, हाँ है। सेम नाम के वेरिएबल्स अगर तुम बनाओगे तो रिप्लेस हो जाते हैं, राइट, ओवरलैप हो जाते हैं। ओके, फिर वो एग्जीक्यूशन फेज में आके फिर वो ओवरराइट करके वो कर देगा। ठीक है। ठीक है, एक चीज ना जो समझ नहीं आ ट्राई रही ना, आउट वो करना चीज समझ नहीं पार्सिंग फेज में, जैसे वो वैर जेके लाइन को क्यों इतनी मतलब स्किप कर दे रहा है, कैसे कर दे रहा है? जैसे पार्सिंग फेज में कह रहा हूँ फंक्शन की ही, वो स्किप फंक्शन ही नहीं ले कर रहा है रहा जेके भाई, एज। स्किप नहीं नहीं नहीं। मतलब आइडियली ऐसा हो गया कि सबसे पहली चीज, पार्सिंग फेज में वेट वेट वेट, functions are just a variable in JavaScript. Is this line clear to you? यस ठीक है, जैसे तुम स्ट्रिंग को ट्रीट करते हो, नंबर्स को ट्रीट करते हो, एरेज को ट्रीट करते हो, फंक्शंस आर जस्ट अ वैल्यू फॉर जावास्क्रिप्ट। कैसी वैल्यू? एक स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम, इसको भी मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट fn इज इक्वल टू न्यू फंक्शन, और लेट्स सी न्यू फंक्शन। ऐसे भी फंक्शन बनता है यार एक, मैं सिंटेक्स भूल गया। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आर लाइक से अ नॉर्मल वेरिएबल, और इसके लिए एक टर्म भी है, फर्स्ट क्लास सिटीजन। ठीक है, ये वर्ड तुम्हें सुनने को मिलेगा। तो लाइक से जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन, इसका मतलब है लाइक से कि वो एक वेरिएबल्स की तरह होते हैं। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बन रहा है, जूम कर देता हूँ, जो कि रिटर्न एक्स कर रहा है, और एक्स क्या है 20। तो सिंपली फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, नथिंग स्पेशल अबाउट फंक्शंस, दे आर जस्ट अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। यही एक स्पेशलिटी है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की, और इसी वजह से तुम्हें ये वियर्ड सा बिहेवियर दिख रहा है। क्योंकि जब पार्सिंग फेस होगी तो अगेन सबसे पहले क्या पार्स होगा? सबसे पहले फंक्शंस जावास्क्रिप्ट खोज के लाएगा, उसको मिलेगा जेके। जेके फंक्शन का नाम है और एक वेरिएबल
इसको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, जस्ट लाइक यू आर डूइंग दिस, जेके इज इक्वल टू दिस, लिटरली। ठीक है, अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखूं तो जावास्क्रिप्ट की नजर में ये ऐसे है। ठीक है, ये वाली लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज सेम फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहां पे यही हो रहा है, जावास्क्रिप्ट सारे फंक्शंस को खोजेगा, उसको जेके नाम का फंक्शन मिलेगा, जावास्क्रिप्ट ने स्कोप टेबल में वेरिएबल के अगेंस्ट जेके नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देगा, और ये फंक्शन है तो डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन की बॉडी एज अ स्ट्रिंग सेव हो गई। अभी जब वेरिएबल्स की पार्सिंग शुरू होगी तो जेके तो ऑलरेडी स्कोप में है, तो फिर इसका डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हो चुका है। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन होगा तो असाइनमेंट हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शंस हम एग्जीक्यूट करते हैं वो एक स्पेशल वे में एग्जीक्यूट होते हैं। जितनी बार हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं या जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करते हैं उतनी बार एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, अभी ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम कोडिंग में ना जाए, जनरली इंग्लिश की बात करें तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चलाओ या रन करो, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है रेफरेंस या कोई जगह। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का लिटरली इंग्लिश में मीनिंग होता है ऐसी जगह जहां कोई चीज रन करती है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ऐसी जगह जहां कोड रन करता है। ठीक है, अ एरिया इन अ प्रोग्राम वेयर जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट्स। ठीक है, प्रोग्राम की जगह हम मेमोरी वर्ड भी यूज करते हैं, लाइक से एरिया इन मेमोरी वेयर जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट्स। ठीक है, जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं उसके लिए एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, लाइक एक आउटर बड़ा सा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और फिर उसके अंदर छोटे छोटे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होते हैं। इसको हम एक अगेन एग्जांपल से समझेंगे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पेरेंट। ठीक है, और इस पेरेंट फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, चाइल्ड। ठीक है, और सिंपली फंक्शन सिबलिंग, सिबलिंग। ठीक है, और इस पेरेंट को मैं ग्रैंड पेरेंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक फंक्शन है ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग। ग्रैंड पेरेंट के अंदर फंक्शन है पेरेंट, पेरेंट के अंदर चाइल्ड और सिबलिंग, दो फंक्शन है। ठीक है, मैं सिंपली ग्रैंड पेरेंट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे पेरेंट को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे चाइल्ड को और सिबलिंग को। डोंट गो ऑन दी टाइपो। ठीक है, सिंपली एक ग्रैंड पेरेंट फंक्शन है, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग। चाइल्ड और सिबलिंग को कॉल किया, पेरेंट को कॉल किया, ग्रैंड पेरेंट को कॉल किया। अब चलते हैं डायग्राम में और हम ये देखेंगे कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किस तरह से बनता है। तो जब जावास्क्रिप्ट की ये फाइल रन होगी, जावास्क्रिप्ट सिंपली एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। ठीक है, एक बड़ा सा एरिया जिसमें सारा ही कोड रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब ग्रैंड पेरेंट फंक्शन कॉल होगा तो ग्रैंड पेरेंट फंक्शन के लिए एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ग्रैंड पेरेंट एग्जीक्यूशन
कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ठीक है भाई, बन गया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम चाइल्ड नहीं सॉरी पेरेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अब क्या होगा, इस ग्रैंड पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर पेरेंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और हम पेरेंट फंक्शन के अंदर चाइल्ड और सिबलिंग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो इस पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाइक से चाइल्ड और सिबलिंग, इनके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेंगे, चाइल्ड और सिबलिंग। ठीक है, अब इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की खास बात क्या होती है, हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा फंक्शन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो क्लोजर हमने कल पढ़ा था वो इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वजह से भी पॉसिबल हो पाता है, या इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि अभी देखो, ये जो चाइल्ड फंक्शन है इसके पास किस किस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस है, पेरेंट का है, ग्रैंड पेरेंट का है और ग्लोबल का है। अभी इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कोई सी भी चीज होगी तो चाइल्ड इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास एक स्पेशल वैल्यू होती है दिस। ठीक है, दिस एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट करता है एक फंक्शन कैसे कॉल हुआ है। ठीक है, दिस सिंपली रिफर करता है कि तुमने फंक्शन को किस कॉन्टेक्स्ट पे कॉल किया है। इसको अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो सिंपली यही है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में, एक एरिया मेमोरी में जहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, और हर फंक्शन कॉल के लिए जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन के लिए अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, और हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास उस फंक्शन के अंदर जो जो चीजें चाहिए होती हैं उन सब का एक्सेस या फिर रेफरेंस होता है। ठीक है, और एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तब तक ही मेमोरी में रहता है जब तक फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही मेरी ये लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगी, चाइल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म, until and unless something is holding the reference of this child function, इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। फिर सिबलिंग का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा, सिमिलरली पेरेंट का रिमूव हो जाएगा, और फिर सेम ग्रैंड पेरेंट का रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में वर्क करता है। इसी की वजह से लाइक अगेन क्लोजर्स वगैरह पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि हर फंक्शन का अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, और उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हर इंफॉर्मेशन होती है जो एक फंक्शन को चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, अगेन मैं अनडू कर देता हूँ। सर अगर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इनफाइनाइट चले तो फिर जावास्क्रिप्ट कैसे हैंडल करता है? हाँ यस, नहीं तो फिर चलता रहेगा। देखो ग्लोबल तो हमेशा मेमोरी में रहेगा। ठीक है, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि लाइक से हमेशा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। विंडो ऑब्जेक्ट वगैरह हमेशा स्कोप में रहते हैं, उनका रेफरेंस रहता है। तो आउटर जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये ब्लू वाला, ये हमेशा रहेगा। ये जो अंदर वाले हैं ये डिलीट और क्रिएट होते रहते हैं। सर आपने एक लाइन बोला कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन को जो सब वो सब कुछ मतलब चाहिए होता है जो उसको रिक्वायर्ड होता है, उसका क्या मतलब है, लाइक वो क्या चीज होता है उसका? हाँ, अभी ऐसे समझो जैसे कि मेरे पास ये सिबलिंग फंक्शन है, ठीक है, और ये पेरेंट फंक्शन से कुछ एक्सेस कर रहा है।
लेट x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अभी ये जो x इज इक्वल टू 9 है, ये आउटसाइड द सिबलिंग फंक्शन है, ठीक है, सिबलिंग फंक्शन के अंदर नहीं है ना। अभी Yes. अगर मैं यहाँ पे कर दूं 9 सॉरी x, तो कैसे इस सिबलिंग फंक्शन को पता चल रहा है कि मेरे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या मेरे रेफरेंस के बाहर कुछ चीज है जो मुझे ढूंढ के लानी है, ठीक है। तो ये x सिबलिंग के स्कोप में अटैच हो जाता है, जो जो मैंने कल बताया था, क्लोजर, यस सर, रिजर्व राइट, कर देता वैल्यू को। हाँ, कि भाई रेफरेंस अटैच हो गया फंक्शन में, ठीक है। अभी वो जो रेफरेंस अटैच हुआ है वो तब तक पिक्चर में नहीं आएगा जब तक लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट नहीं होती है। ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तभी बनता है जब तुम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर दूं तो यहाँ पे सिबलिंग का कोई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तभी बनते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मेमोरी में सिंपली एक स्पेशल एरिया बन जाता है उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है। और उस एरिया को एक्सेस होता है सारे आउटर एरिया का, ठीक है। अब ये देखो ना, जैसे सिबलिंग फंक्शन है, इसको एक्सेस है कहाँ का, पेरेंट फंक्शन के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। अभी जब लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगी सिबलिंग फंक्शन में console.log x, तो होगा क्या, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो सिबलिंग फंक्शन से पूछेगा कि भाई तुम्हारे स्कोप में कोई x है क्या। अब फिर सिबलिंग के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चेक किया जाएगा क्या कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं मिलेगी। फिर होगा क्या, चलो अच्छा आउटर में जाके देख लो। कैसे पता चलेगा आउटर में जाके देखना है, वही जो तुम्हें स्कोप की मैंने बताई थी कि उस की में इंफॉर्मेशन होती है ना कि कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाना है। तो सिमिलरली उस स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस जाएगा और ढूंढ के ले आएगा। सर हम इसको प्रिसाइजली ये बोल सकते हैं कि लाइक मेमोरी एलोकेशन फेज में उसके पास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट यस, वो एग्जीक्यूशन वाले में उसके पास वो चीज आएगा। यस, ठीक है। दो फेज हमेशा याद रखना, कभी कभी नहीं फंसोगे। पहला फेज की एग्जीक्यूशन हमेशा दो फेज में होता है जावास्क्रिप्ट में। पहले फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, क्या क्या चाहिए, और दूसरे फेज में फिर उस रिक्वायरमेंट जो गैदर की है उसका यूज होके कोड चलता है, ठीक है। और अगेन जो लास्ट क्वेश्चन होस्टिंग का फंस गया था, तो वो एक रूल है भाई, ठीक है। ऐसे समझो, जब तुम एक फंक्शंस आर डायमंड्स, वेरिएबल्स आर स्टोन्स, ठीक है। नहीं अभी मैं अगर अब सर लाइक अब डॉट्स मेरे कनेक्ट हो गए हैं, लाइक मैं अब समझ गया आपने जो बताया ना कि लाइक वो एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहे हैं, और फर्स्ट क्लास सिटीजन में लाइक कंपाइलर पूरे कोड को स्कैन करके देखता है कि मेरे कोड में फंक्शन तो नहीं है, उसको सबसे यस, ऊपर लेके वो चीज़। सॉरी, वो उस टाइम पे भाई मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। और अभी मुझे भी ये एग्जाम्पल उस टाइम पे क्रैक ही नहीं हो रहा था माइंड में मेरे, ठीक है। बट अभी मुझे स्ट्राइक हुआ ये एग्जाम्पल, ठीक है, कि सपोज करो तुम्हें मैं एक रूम में भेज रहा हूँ, ठीक है। और जैसे तुमने दरवाजा खोला, तुम्हें हीरे दिख रहे हैं और पत्थर दिख रहे हैं, तुम्हें उस रूम से चीजें उठा के बाहर लानी है, तो ऑब्वियसली तुम हीरे हीरे उठाओगे, राइट। तो अब ऐसे समझो कि तुम हो जावास्क्रिप्ट के पार्सर, हीरे हैं फंक्शंस और स्टोन से वेरिएबल्स। तो पार्सर सबसे पहले फंक्शंस को उठा के स्कोप में अटैच करेगा, ठीक है। और फंक्शन जस्ट लाइक वेरिएबल्स, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इतना ही है, सिंपली एक स्पेशल एरिया होता है मेमोरी में जहां पे कोड एग्जीक्यूट होता है, और उस एरिया में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो एक फंक्शन को चाहिए होती हैं। और यहीं से दिस पिक्चर में आता है। हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास अपना खुद का दिस होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ
इसका ये मतलब हुआ कि जितने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उतने ही दिस, ठीक है। इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास इसका अपना दिस होगा, ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट के पास अपना दिस होगा, और पेरेंट के पास अपना दिस होगा, चाइल्ड के पास अपना दिस होगा, सिबलिंग के पास अपना दिस होगा, ठीक है। तो अब इतने सारे दिस हैं, दिस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। मैंने कुछ साल बहुत मेहनत की फाइंड करने में कि भाई कैसे दिस की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। हमेशा ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता था जहां पे मैं दिस की वैल्यू नहीं निकाल पाता था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत ही चैलेंजिंग चीज है, दिस इज लाइक इम्पॉसिबल, और ऐसा कैसे हो सकता है। सी, जैसे ही मैं कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न समझता था, कोई दूसरा पैटर्न आ जाता था, और लिटरली मैंने हर जगह नेट पे सर्च समझने की कोशिश की कि भाई मुझे समझ में आ जाए कि क्या कोई पैटर्न है, क्या कुछ है, बट नहीं, हर जगह सेम वही रटी रटाई बातें। इन फैक्ट इन रियलिटी दिस कैलकुलेट करना इतना इजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने लाइक से आंसर भी थोड़ी देर पहले माइट भी कर भी दिया कि दिस कैसे फाइंड आउट होता है। मैंने एक लाइन बोली थी, दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम एक फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, वो फंक्शन कॉल डिसाइड करती है दिस की क्या वैल्यू होगी उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद तुमको कभी भी दिस की वैल्यू को फाइंड आउट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली तुमको 4 रूल याद रखने हैं। एरो फंक्शन के केस में बस एक ही रूल है, नॉर्मल फंक्शन के केस में 4 रूल्स हैं, ठीक है। वो 4 रूल्स क्या हैं? तुमको सबसे पहला चेक करना है, इज फंक्शन इन इन्वोक्ड विथ न्यू कीवर्ड। अगर फंक्शन को तुमने न्यू कीवर्ड के साथ कॉल किया है, तो उस फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो होगी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर तुमने किसी फंक्शन को कॉल, बाइंड या फिर अप्लाई मेथड से यूज किया है, तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी जो ऑब्जेक्ट तुमने यूज किया है फंक्शन को कॉल करने के लिए। थर्ड है, अगर तुमने किसी फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक किया है, लाइक से obj.show, तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ जिसपे तुमने फंक्शन को कॉल किया है। और अगर तुमने फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है, तो दिस की वैल्यू होगी या तो विंडो ऑब्जेक्ट, और अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो अनडिफाइंड, ठीक है। अब एक एक करके हर एक पॉइंट को समझ लेते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी फंक्शन को लाइक से न्यू कीवर्ड के साथ इन्वोक कर लेते हैं, न्यू एक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, जिसमें जावास्क्रिप्ट सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके हमें दे देता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर मैं किसी फंक्शन को न्यू से कॉल करूंगा, तो ये जो लाइक से फंक्शन एक्स है, इसके अंदर अंदर जो दिस होगा वो सिंपली न्यू ऑब्जेक्ट ही होगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे दिस करूं, इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, इसको भी फॉर नाउ कमेंट आउट कर दूं, ठीक है। अब इस कोड को रन करूं, तो सी, जो दिस है वो सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट क्रिएट करता है जब भी हम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द सेकंड वे टू इन्वोक अ फंक्शन। अभी मेरे पास अगर एक फंक्शन है शो, तो उसको मैं न्यू कीवर्ड से भी इन्वोक कर सकता हूँ, ठीक है। फंक्शन शो, log inside show. This is the first way. This is the second way to invoke a function. Now there is third way. What is the third way?
शो डॉट कॉल, ये जो कॉल मेथड है फंक्शन के हर फंक्शन पे अवेलेबल होता है, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं किसी फंक्शन में दिस की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल पूरा अपने आप अपने पास रखने के लिए, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहां पे है ये दिस डॉट नेम, मैंने इस तरह का एक फंक्शन लिख दिया कि भाई एक फंक्शन है शो जो कि दिस डॉट नेम को कंसोल करेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नहीं तो मुझे 1000 फंक्शन बनाने पड़ते जो बस दिस डॉट नेम को कंसोल करते। अब समझो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्ट लॉयन पर्सन सिल्वर हीरो सो फोर्थ, ठीक है। अभी अगर मुझे इन तीनों ही ऑब्जेक्ट के नेम प्रिंट कराने पड़ते लाइक से किसी फंक्शन के द्वारा, तो मुझे क्या करना पड़ता, शो नेम और सिंपली मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता पूरा और कंसोल डॉट लॉग नेम ओबीजे डॉट नेम, ऐसा कुछ करना पड़ता, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें मैं सिंपली नेम भेज सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये भेजना नहीं पड़ेगा। बट इस केस में प्रॉब्लम ये है कि अभी रिक्वायरमेंट बस नेम की है, बट कल को अगर बाकी चीजें भी चाहिए हुई, एज चाहिए हुआ, हॉबीज, बहुत सारी चीजें चाहिए हुई, तो ये तरीका स्केलेबल नहीं है, ठीक है। क्यों स्केलेबल नहीं है, क्योंकि फिर लाइक से पैरामीटर्स का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये स्केलेबल नहीं है। इसको कमेंट आउट करते हैं ताकि दिखता रहे। दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइक से मुझे एक्सप्लिसिटली हर बार एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। लाइक से ओबीजे पर्सन हीरो, ये सारी चीजों को मुझे यहाँ पे लाइक से एक तो सेंड करना पड़ेगा, और चांसेस है माइट भी यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर दूं, ठीक है। बट एक इंट्यूटिव वे है ये सेम फंक्शनैलिटी अचीव करने का। मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, जो शो फंक्शन है इसको मैं सिंपली कुछ इस तरह से कॉल कर सकता हूं। मुझे यहाँ पे अब कुछ भी लाइक से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे इस शो फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू है उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, दैट्स इट। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो कंसोल में मुझे एरर देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट शो इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 12 कंसोल सी, इसको हटाऊंगी इनसाइड शो लॉयन, ठीक है। लॉयन दिख गया मुझे। अभी मैं यहाँ पे पर्सन हीरो, ठीक है, सी, ठीक है। तो कॉल बाइंड और अप्लाई सिर्फ यूज होते हैं किसी फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को सेट करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। कॉल और अप्लाई सेम काम करते हैं। कॉल में हम जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कॉमा सेपरेट करके भेजते हैं, जैसे इस तरह से, ठीक है। और जो अप्लाई होता है उसमें हम एज अ एरे भेजते हैं, बस यही दो डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो बाइंड होता है वो हमें एक फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को परमानेंट चेंज करने के बाद एक नया फंक्शन रिटर्न करके देता है। अभी अगर मैं यहाँ पे बाइंड यूज करना चाहूं तो कॉन्स्ट न्यू fn इज इक्वल टू शो डॉट बाइंड, यहाँ पे मैं हीरो कर देता हूं। इस लाइन का मतलब है मुझे एक नया फंक्शन बना के दो और उस फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो हीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये न्यू fn एक फंक्शन है, ठीक है, जो बाइंड बना के देता है। कॉल और बाइंड
इमीडिएटली उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। बाइंड हमें एक फंक्शन रिटर्न करके देता है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे न्यू fn को कॉल करूं तो तुम देखोगे मुझे सर्फर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सी। ठीक है, और तुम यहाँ से कुछ पैरामीटर्स वगैरह भी चाहो तो भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल 23 x x C23 यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली यही 3 तरीके हैं फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। अगर हम उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, तो अगर तुम्हें फंक्शन दिख रहा है वो बाइंड कॉल या अप्लाई से कॉल हुआ है, तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी जो ऑब्जेक्ट के साथ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल है लाइक से, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट ओबीजे और नेम है तुम्हारा 1 और एक फंक्शन है fn फंक्शन डॉट लॉग दिस डॉट नेम, ठीक है। तो अभी अगर मैं करता हूं obj.fn, तो कंसोल में मुझे 1 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है fn, इसको मैंने कॉल किया है ऑब्जेक्ट पे, तो जाहिर सी बात है fn के अंदर दिस की वैल्यू होगी ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिकी चीज, अगर मैं ऐसा कर दूं const x इज इक्वल टू obj.fn और अभी x को कॉल करूं, तो तुम देखोगे मुझे 99 मिला। 99 क्यों मिला? अच्छा, इसको चेंज करते हैं, नेम कर रहा होगा ना, एफ नेम कर देते हैं, ठीक है। मुझे एफ नेम अनडिफाइंड मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे ये चेक करना होता है मैं फंक्शन को कैसे कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन इन्वोक कैसे हो रहा है। तो अभी ये जो फंक्शन इन्वोक हो रहा है, यहाँ पे मेरा फोर्थ रूल लग रहा है, फंक्शन को मैं विंडो ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो दिस की वैल्यू है वो विंडो ऑब्जेक्ट है, और विंडो ऑब्जेक्ट में कोई एफ नेम है नहीं, इस वजह से अनडिफाइंड। अगर मैं ये हटा दूं तो देखोगे विंडो ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट इनेबल कर दूं स्ट्रिक्ट, तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो तुमको कभी भी दिस की वैल्यू निकालनी है, ये इन 4 रूल का यूज करके तुम हमेशा दिस की वैल्यू निकाल सकते हो। यही 4 रूल्स हर जगह यूज होते हैं, मतलब लाइक दीज आर दी ओनली रूल्स जिसका यूज करके दिस की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो तुम चाहे तो नेट पे कोई भी क्वेश्चन खोज लो और उस क्वेश्चन पे ये 4 रूल लगा लो और बताओ अगर तुम फंस रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट जो भी टाइम है हम यही कर लेते हैं, तुम खोज लो कोई सा भी क्वेश्चन जो तुमको सुपर हार्ड लग रहा हो, और देखो तुम्हें कोड, तुम 5 सेकंड में दिस की वैल्यू निकाल लोगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो क्वेश्चन दो मुझे, मैं बता देता हूँ। सर हमारे पास फंक्शंस के जैसे कि टाइप्स होते हैं, लाइक डिक्लेरेशन वाला, फिर एक्सप्रेशन वाला, फिर एनोनिमस वाला, तो सारे में वैसे ही होगा लाइक? एरो फंक्शन में नहीं होता ये 4 रूल्स। एरो फंक्शन में दूसरे रूल्स चलते हैं जो मैं अभी बता दूंगा। पहले तुम लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लो, फिर मैं एरो फंक्शन का रूल बता दूंगा। सर मुझे कॉल बाइंड अप्लाई लाइक मेरा लाइक उतना अच्छे से क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने उस पे वो लाइक पूछा नहीं। तो लाइक मैं वो करके आऊंगा, वो हम करने वाले हैं क्या? नहीं, इतना ही है कॉल बाइंड अप्लाई में भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। कॉल बाइंड और अप्लाई बस हम फंक्शन को इन्वोक करने के लिए यूज करते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए। और अगर मैं चाहता हूँ उस फंक्शन के अंदर की दिस की जो वैल्यू है वो मैं खुद से कंट्रोल कर पाऊं, तब मैं 3 तरीके यूज करता हूँ।
मतलब मुझे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टी लाइक हमें हर बार वो नहीं भेजना पड़ेगा, राइट, जो कि हम कर रहे हैं। यस यस यस। ओके। राहुल, ये कॉल बाइंड अप्लाई यूज करके रियलिटी में, मतलब इन द सेंस रियल वर्ल्ड में कब हमें ये यूज करने को मिलता गुड है? क्वेश्चन। देखो, आई विल से कि देखो, अगर तुम एक एक लाइब्रेरी बना रहे हो तो माइट भी तुम कॉल या अप्लाई यूज करो, ठीक है। ये तुम्हें पता होने चाहिए कि ये करते क्या है, ठीक है। कई बार इसका पॉलीफिल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि तुम्हें ये क्यों पढ़ना चाहिए। और अगर कोई अगर तुम क्लासेस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो क्लासेस में क्या होता है, जो भी अगर रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट में काम कर रहा था तो वहां पे बाइंड का यूज होता है। बाइंड क्या करता है कि किसी फंक्शन में परमानेंटली दिस की वैल्यू को बाइंड कर देता है। तुम लोग कुछ क्वेश्चंस भेजो ना, लाइक एक बार सर्च करके, फिर अदरवाइज मैं जब हम एरो फंक्शंस पढ़ेंगे तो हमें फिर बाइंड का यूज क्लियर होगा कि लाइक से हम अच्छा यहाँ पे बाइंड यूज कर सकते हैं। नेट पे कुछ भी सर्च कर लो, देखो इन 4 रूल्स का लगा के, जरूरी नहीं तुम कोड रन करो, तुम बस इन 4 रूल्स का लगा के देखो सही निकाल पा रहे हो कि नहीं दिस की वैल्यू। सर आपको एक नोटिस भेजा है, हम्म। तो उसमें दिस की वैल्यू हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगी। मुझे कंफ्यूजन है, वो हेलो वर्ल्ड लेट्स की सी। नहीं होगी। ठीक है, हाँ हाँ, क्या क्या कंफ्यूजन है तुम्हारा? सर वो हेलो अर्थ क्यों नहीं प्रिंट होगी? हेलो वर्ल्ड कैसे होगी? नियरेस्ट तो हेलो अर्थ है ना। तुम्हें मैसेज और दिस डॉट मैसेज में डिफरेंस नहीं पता? अरे हाँ सर, वो वेरिएबल है। राइट। यस यस। दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। भेजो गाइस, कोई कोड स्निपेट भेजो, विदाउट रन किए मैं बता दूंगा दिस की क्या मैंने वैल्यू है। एक भेजा है, मैं एक शो डॉट अप्लाई में ये अनडिफाइंड क्यों हो रहा है? लेट्स सी, पहले हम विदाउट रन किए हुए इस कोड को देखेंगे और फिर विल चेक आवर स्किल्स। फंक्शन शो console.log this dot name, very good, x is equal to dev, ठीक है। तो अब तुम मुझे समझाओ क्या क्या करना चाह रहे हो तुम इसमें। तो इसमें ये देव पास करना चाह रहा हूँ, और वो शो में ताकि प्रिंट करे हेलो देव। अच्छा, तो अप्लाई फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट पास करने के लिए। तुम क्या पास कर रहे हो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ओके, इसलिए ये अनडिफाइन कर रहा है। ओके। ठीक है, अगर तुम, वैसे क्वेश्चन बहुत सही है ये, अभी मतलब तुम्हारे से मतलब जो तुम पूछो उस सेंस में नहीं, बट व्हाट इफ मैं अगर स्ट्रिंग भेज दूं, तब क्या दिस की वैल्यू होगी? तब दिस की वैल्यू होगी स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। अगर मैं यहाँ पे दिस कंसोल करूं तो देखते हैं क्या आता है। हेलो डेव, वाह, दिस तुम्हारा देखो डेव ही आ रहा है, नाइस। हाँ, बट दिस डॉट नेम नेम करने पे अनडिफाइंड आ रहा है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना बॉस,
यहाँ पे तुमने दिस जो है ना उसको तुम स्ट्रिंग तुमने सेट करा दिया। और सिर्फ दिस करने पे तुमने डेट क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि तुमने देखो हम अप्लाई कॉल बाइंड क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि मैं फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को ओवरराइड कर सकूं। ठीक है, अभी अगर मैं इस शो फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता तो क्या होता, लाइक दिस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो विंडो ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, बट वॉट एवर रीजन मैं चाहता हूं कि दिस की जो वैल्यू है वो ये स्ट्रिंग हो एक्स। ठीक है, ये मैं कर सकता हूं इजिली बाय अप्लाई। मैंने दिस की वैल्यू को ओवर राइड कर दिया। ठीक है यार, देखो मैं जो बोल रहा था ना वो सही बोल रहा था। कभी भी इस तरह से कंसोल मत करो यार। तुमने क्या इस तरह से कंसोल करके भेजा था? यस यार, इस तरह से कंसोल कभी मत करो। ठीक है, ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है और फिर ये ऑब्जेक्ट के साथ ना थोड़ा मिसमैच हो जाता है। इस तरह से कभी कभी मत करो, हमेशा कॉमा यूज करो। Okay. ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है देखो। दिस एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया। जावास्क्रिप्ट ने इंटरनली क्या किया, सिंपली यहाँ पे कुछ ऐसा करके भेजा, समझ लो। अगर तुम कोई प्रिमिटिव वैल्यू भेजते हो तो जावास्क्रिप्ट उसको खुद से ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब क्विकली हम क्या करते हैं यार, एरो फंक्शन का रूल देख लेते हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं भेजा तो गाइस दीज 4 rules आर राइट से ओनली रूल्स दैट विल हेल्प यू टू फाइंड दिस इन एनी फंक्शन। ठीक है, तो माइट बी सेशन के बाद तुम इनको गो थ्रू कर सकते हो और फिर कल कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम लेके आना। इट विल बी इंटरेस्टिंग। और रिकॉर्डिंग्स के नीचे भी तुम कमेंट आउट कर सकते हो, बाकी लोग देके आंसर्स वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग बस तुम ही लोग देख सकते हो एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो देखो एरो फंक्शन से केस में ना चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। दिस इज अ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के केस में ना दिस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा अपने पेरेंट स्कोप को पॉइंट आउट करती है, ऑलवेज। ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो ऐसा समझ लो पार्सिंग के टाइम में ही डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तुम्हें कई जगह पढ़ने को मिलेगा कि एरो फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो लेक्सिकली फाइंड आउट होती है, लेक्सिकली कैलकुलेट होती है। ये लेक्सिकली का क्या मतलब है? लेक्सिकली का मतलब लेक्सिकल एक वर्ड है, लेक्सिकल, लेक्सिकल, और इसका मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड कोई चीज कब हुई या कब होती है जब हम कोड लिखते हैं। तो जब हम कोड लिख रहे होते हैं उसी टाइम पे एरो फंक्शन का दिस फिक्स हो जाता है कि जो भी एरो फंक्शन के पेरेंट का दिस होगा वही एरो फंक्शन का दिस होगा। ठीक है, तो अभी इस एरो फंक्शन के का जो पेरेंट है वो है, क्या है वो है मेरा ग्लोबल स्कोप। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं दिस तो मुझे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लाइक से यार सी विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, कॉन्स्ट वो पीछे नेम के और fn1 फंक्शन console.log this dot name, और यहाँ पे मैं करूं fn2 एरो फंक्शन दिस डॉट नेम। ठीक है, और मैं सिंपली obj डॉट fn1 को कॉल करूं और obj2 डॉट fn2 को कॉल करूं, तो बताओ कंसोल में क्या लॉग होगा?
कॉल हो गया के और सॉरी के और सर इसमें वो के अनडिफाइंड रहेगा सर। उसका पेरेंट बन जाएगा ना। हाँ हाँ एरो वाले में ग्लोबल में बताओ बताओ मतलब जल्दी बताओ। के और अनडिफाइंड। के और विंडो ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ, यस यस राइट, सॉरी। विंडो में तो नियम नहीं है ना। एक मिनट, कोड मैंने सेव नहीं किया है। ये OBJ1 इज नॉट डिफाइंड OBJ। हाँ, अनडिफाइंड ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिस करूँ तो ये विंडो ऑब्जेक्ट है। ये क्या हुआ भाई, अरे यार, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये जो है ना, ये फंक्शन, इसका जो पेरेंट है वो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ब्लॉक स्कोप नहीं है। इसका जो पेरेंट है वो ये पूरा पूरा ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, अभी अगर मैं इस FN2 को मूव कर दूं यहां पर, ठीक है, अभी इसके अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी अभी बता सकते हो? 2 बार के आएगा। सॉरी, के हाँ, अभी दिस की जो वैल्यू है वो ये ऑब्जेक्ट रहेगी। ठीक है, सी, ये लाइन नंबर 8 पे मुझे मेरा ऑब्जेक्ट इटसेल्फ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो फंक्शन है, इसके अंदर दिस की जो वैल्यू है वो इसके पेरेंट स्कोप से आ रही है। पेरेंट स्कोप क्या है? FN1। वन के अंदर दिस की क्या वैल्यू है? ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने हमने FN1 को ऑब्जेक्ट पे दिस कॉल यूज किया किया है। ना, दिस डॉट नेम यूज करेंगे तो के आ जाएगा। कंसोल इसमें हाँ, दिस दिस डॉट डॉट नेम यूज नहीं किया। नेम, यस यस, हाँ, कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, और अब देखो, अभी मैं चाहूं तो अभी इसका जो लाइक से FN2 का जो दिस है वो हमेशा पेरेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉल ना करके डॉट कॉल मेथड का यूज करूं और यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट पास करूं सी, तो अब मुझे सी मिलेगा, सी, क्योंकि इसके अंदर का दिस हमेशा पेरेंट से निकलता है। यही एक इकलौता रूल है एरो फंक्शन में। ठीक है, कि एरो फंक्शन का दिस हमेशा पेरेंट के दिस को पॉइंट करता है, हमेशा। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना, तुम्हें बस फाइंड आउट करना है पेरेंट का क्या स्कोप है, दैट्स इट। ठीक दोनों है, तो केस में बट इसके बेस सीसी पे भी प्रिंट क्वेश्चन सॉल्व करना सुपर इजी। सॉरी, इसमें ऊपर वाले फंक्शन में तो एरो नहीं है, बट फिर भी उसने सी ही प्रिंट किया है। फर्स्ट फंक्शन जो है, फंक्शन में उसमें हाँ एरो नहीं है, बट हाँ, फिर कंसोल डॉट लॉग में सी प्रिंट किया तो है इंस्टेड ऑफ के। और इंस्टेड ऑफ, मतलब दोनों सेम ही है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये डिफरेंस क्या है दोनों में, एरो में और विदाउट एरो में। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता, अगर इसको मैं कमेंट कर दूं, सी, अरे यार, ये ग्लोबल से नेम उठा ले रहा है यार। अब डिफरेंस क्लियर होगा तुमको? अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता और अगर मैं इस तरह से फंक्शन को कॉल करता, तो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम्म। और अगर एरो फंक्शन है तो सेम कोड, सेम पोजीशन, सेम कॉलिंग, बट दिस की वैल्यू है सी, दिस डॉट नेम की। जो हम पास कर रहे हैं वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट?
in case of arrow. इस कोड का कोई नहीं है, ठीक है, जिसको भूल जाओ, कोई कोड नहीं है, ठीक है। कोड से तुम कोड देख के तुम कभी दिस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तुमको जो मैंने रूल्स बताए हैं ना, तुमको पहले वो रूल्स समझने हैं, ठीक है। जो एक नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें 4 रूल्स लगते हैं। पहला रूल, अगर फंक्शन न्यू से कॉल हुआ है तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। अगर तुमने फंक्शन को कॉल, बाइंड और अप्लाई से कॉल किया है तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट जो तुमने कॉल, बाइंड और अप्लाई में पास किया है। और अगर तुमने किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ होगी। और अगर फंक्शन को तुमने विंडो पे कॉल किया है तो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट होगी। अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो अनडिफाइंड, और अगर एरो फंक्शन है तो उसके अंदर दिस की वैल्यू हमेशा जो पेरेंट स्कोप का दिस है वो होगी, ठीक है। ये 5 रूल्स हैं। तुम्हें कोड पे नहीं जाना, पहले इन 5 रूल्स को लिखो, ठीक है। समझो कि क्या हो क्या रहा है, और कॉल, बाइंड, अप्लाई क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन जब कॉल कर रहा हूं क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तुम्हें क्वेश्चंस को रन भी नहीं करना पड़ेगा, तुम इजिली दिस की वैल्यू निकाल लोगे, बट तुमको पहले समझना पड़ेगा, अदरवाइज तुम ये कोड तो लाइक से फिर तुम समझ ही नहीं पाओगे ना कि वो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले तुम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले रूल्स समझो। अभी तुम्हें मैंने बता दिया है कि ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो तुम चीजों को इस तरह से समझने की कोशिश करो। और अभी मैं जल्दी से ना यूज बता देता हूँ कि बाइंड वगैरह का क्या यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन शो कंसोल, या ऐसे समझ लेते हैं, मैंगो FN। सी, यहाँ पे मैंने obj.fn को भेजा है, ठीक है। बताओ जब ये कोड रन करूंगा तो कंसोल में क्या देखने को मिलेगा। इसको मैं फ्रूट कर देता हूँ। अनडिफाइंड होगा सर। क्यों अनडिफाइन क्यों होगा? मैंगो ही आना चाहिए सर। ठीक है, मैंगो वाले कोई और है मैंगो के अलावा? जब ये कोड रन होगा कंसोल में अनडिफाइंड दिखेगा, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों दिखा? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कैसे मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है। कैसे मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूं, कैसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या मैं लाइन नंबर 11 में फंक्शन को कॉल कर रहा हूं? नहीं, मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूं, मैं फंक्शन को भेज रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं कुछ इस तरह से फंक्शन को भेज रहा हूं, इस तरह से। सेट टाइम आउट जब इस फंक्शन को इन्वोक करेगा तो वो विंडो ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली लाइक से सिंपली एज अ कॉल बैक जा रहा है, सिंपली इस तरह से कॉल करेगा, सीबी कॉल बैक, दैट्स इट। इस वजह से मेरे FN फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो है विंडो ऑब्जेक्ट, सी, विंडो ऑब्जेक्ट। बट हाउ कैन आई फिक्स दिस? सिंपली व्हाट आई कैन डू इज obj.fn dot bind and simply I can pass obj,
सी मैंगो, ठीक है। मैंने सिंपली एक नया फंक्शन बनाया, उसके अंदर दिस की वैल्यू को अटैच कर दिया ऑब्जेक्ट से, और मेरा कोड फाइन वर्क कर रहा है। तो इसका जो यूज केस है, बहुत यूज केस है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि हम अभी तक उस यूज केस से टकराए नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम काम करते रहोगे, तुम्हें यूज केस मिलते रहेंगे जहां पे तुम इन चीजों को यूज करो, ठीक है। अभी तुमको नहीं यूज केस पता, तो तुम्हें ये बहुत ही फॉरेन या बहुत ही लाइक से अनजान सा टॉपिक लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन जावास्क्रिप्ट टू नो, ठीक है। अगर तुम दिस की वैल्यू निकालना जानते हो, तो यू आर बेटर देन लाइक से थाउजेंड्स पीपल, क्योंकि तुम नेट पे कहीं पे भी पढ़ लो, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड दिस, तुम्हें कहीं कोई रूल्स नहीं बताएगा, तुम्हें हर कोई यही बताएगा। अगर एक फंक्शन है तो उसके अंदर दिस की वैल्यू है ये, अगर अगर फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर है तो दिस की वैल्यू है ये, ठीक है। तुम्हें हर कोई इस तरह से बताएगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से चीजों को पढ़ा है, ठीक है। लिटरली हर जगह सेम वे में तुमको समझाया जाएगा कि अगर फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है तो दिस की वैल्यू होगी ऐसे। मैंने भी ऐसे 6-7 केस याद किए कि भाई अगर अगर फंक्शन है उसके अंदर एरो फंक्शन है उसके अंदर ऐसा है तो ऐसा होगा, बट वो तरीका उन्हीं क्वेश्चंस में लग पाएगा, जैसे कोई नया क्वेश्चन आएगा तुम फंस जाओगे। तो इन रूल्स को समझो, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताओ, क्योंकि प्रोटोटाइप्स को तो बाइंड, ये कॉल अप्लाई बाइंड तो तीनों सेम ही लग रहे हैं, दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? कॉल और बाइंड में ये डिफरेंस है कि कॉल में हम कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, अप्लाई में हम एरे भेजते हैं, और कॉल और अप्लाई फंक्शन को इमीडिएटली कॉल करते हैं, बाइंड फंक्शन को कॉल नहीं करता, वो एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। ओके, ठीक है। अभी ये जो मैंने बोला तुम्हें माइट भी इसको ट्राई आउट करना पड़े, ठीक है। इंटरव्यू में लिटरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइंड का पॉलीफिल लिखो, और मुझसे पूछा गया था, ठीक है। कॉल बाइंड का का पॉलिसी मतलब? पॉलीफिल तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं पता। पॉलीफिल होता है एक ऐसा फंक्शन जो हम लिखते हैं एक मिसिंग फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई नया ब्राउजर आया, या कोई नया नया फंक्शनैलिटी आ गई, क्रोम में आ गई बट फायरफॉक्स में नहीं है, तो फायरफॉक्स फिर उस नई फंक्शनैलिटी का पॉलीफिल लिखेंगे। सिंपली ये एक पैटर्न है न्यू फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करने के लिए एक ओल्डर ओल्डर ब्राउजर में। तो इंटरव्यूज में पॉलीफिल्स लिखवाए जाते हैं, मैप फंक्शन के, फिल्टर के, प्रोमिसेस के, इन सब की, जस्ट टू चेक कि तुम्हें कितनी नॉलेज है, क्या मतलब तुम्हें इन डेप्थ में चीजें पता है या नहीं। ब्राउजर में उसका नेटिव सपोर्ट नहीं होता है ना सर, हम अपने हाँ कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसको लाइक हाँ, हम बेसिक्स का यूज करके। यस। तो ये चीजें हैं सर, आप देखो। एक कोड स्निपेट मिला है नेट पे, हम्म, जो समझ नहीं आ रहा है, भेजता हूँ चैट में। ठीक है। लेंथ है 4, कॉल बैक दिस डॉट लेंथ, ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? सर वो मेथड कॉल किया है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, उसमें कॉल बैक प्रोवाइड किया है, तो तो कैसे रन ये, होगा इसका हाँ, फ्लो? दिस डॉट लेंथ 4 आएगा इसमें। मैं बिना चलाए बता देता हूँ, सी 4 आएगा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम
तुम किस तरह से फाइंड कर रहे हो? मैंने तुमको क्या बोला, दिस की वैल्यू कैसे निकलती है? वो कहाँ पे कॉल हो रहा है इस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहीं ये बोला ही नहीं। कैसे कॉल कर रहे हो? हाँ, कैसे कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कॉल बैक को मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ? कॉल बैक को मेथड के अंदर? हाँ, कैसे कॉल कर रहा हूँ मैं? लाइन नंबर 12, रोल नंबर 4, विंडो ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है। तो कॉल बैक के अंदर दिस की वैल्यू क्या होगी? विंडो ऑब्जेक्ट। और ये जो वैर लेंथ है, ये ग्लोबल में है, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा, इस वजह से 4 आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ सर। और एक और बोनस चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हें चारों रूल्स मुश्किल लग रहे हैं, एक शॉर्टकट भी है। जब भी तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो, चेक कर लो लेफ्ट में क्या है। अगर लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट होगी। और अगर लेफ्ट में कुछ है, तो जो भी लेफ्ट में है वही दिस की वैल्यू होगी। ओके सर। ठीक है, तुम्हें हमेशा फंक्शन कॉल देखना है, फंक्शन कॉल कहाँ और कैसे हो रहा है, दैट्स इट। तो ठीक है यार, देखो आज जो हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में जेएस इसमें इंजन का। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, बट मेथड तो एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो ये कैसे हो रहा है? बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके। एक क्वेश्चन था राहुल, हम्म रिएक्ट से रिलेटेड है। मैंने हम्म देखा है कि रिएक्ट में जब आप कंपोनेंट लिखते टाइप, मैंने आपको देखा है कि आप फंक्शन नॉन एरो फंक्शन यूज करते हो, कोई रीजन है? यस, बहुत बड़ा रीजन है। सो बेसिकली एरो फंक्शन बने ही इसलिए हैं कि हम उन्हें क्लास क्लास के लिए बने हैं एरो फंक्शन। ठीक है, इस तरह से बनता है क्लास कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन शो और और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और this dot name is equal to my app। ठीक है, ये मुझे एरर क्यों दे? अच्छा, ठीक है, ये नहीं आएगा। फंक्शन फंक्शन ठीक है, फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल this dot, yeah। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ ओपीजे डॉट शो, लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ रहा है माई ऐप। this dot h 99 show my age। ये क्वेश्चन किसने पूछा है, नाम बताओगे अपना? रोहन। अच्छा, रोहन भाई तुम हो, ठीक है। गुड क्वेश्चन। बेसिकली देखो यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं इस शो फंक्शन के अंदर दिस डॉट शो माई एज को कॉल कर दूं, और यहाँ पे भी आई चल रहा है। बेसिकली होता क्या है रिएक्ट में ना, जब हम इस तरह से फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो जो दिस की बाइंडिंग है ना वो लूज हो जाती है। मैं उस प्रॉब्लम को ना रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा हूँ।
somehow let me try कि मैं replicate कर क्वेश्चन यही है ना तुम्हारा कि लाइक से हम हाँ मतलब क्या हम इधर कंपोनेंट क्रिएट करते वक्त हम ऐसे भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि कॉन्स्ट सम फंक्शन नेम एरो फंक्शन, बट अभी हम ऐसे भी करते हैं कि फंक्शन नेम एंड समथिंग। यार बट मैंने हाँ हाँ बट मैंने ये ऑब्जर्व किया था जब आप लिखते थे तभी कि आप जनरली नॉन एरो फंक्शन यूज करते हो। सो लाइक मैंने कभी इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया था, बट जस्ट वांटेड टू नो कि क्या रीजन है हाँ उसका। तो रीजन देखो, बेसिकली क्लासेस के अंदर ये प्रेफर किया जाता है कि हम एरो फंक्शन यूज करें, ठीक है, हम एरो फंक्शन यूज करें, ओके ठीक है। ऐसा क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉन्स्ट, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? अच्छा ये हाँ ठीक है, वो कॉन्स्ट केवल नहीं लगाना। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, एरो फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होती है? जो पेरेंट की होती है, राइट। और अभी इस शो माई एज का जो पेरेंट है वो है ये ऐप क्लास। तो इस ऐप में दिस की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इस शो माई एज में अवेलेबल होगी, ठीक है। बट अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिखता हूँ शो, ठीक है, तो इस शो के अंदर दिस की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि कैसे मैं इस शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आई माइट बी एबल टू रेप्लीकेट इट नाउ। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं नेम, और अगर मैं ये करूं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस, मैं इसको एक वेरिएबल में रख लूं obj डॉट शो, और अभी मैं x कॉल करूं, तो सी, ये तो इसने तो मुझे एरर थ्रो, अच्छा सी, यहाँ पे दिस की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, बट यहाँ होनी क्या चाहिए थी? ये क्लास, ये दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, राइट। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई अब वहीं पे अगर मैं देखो ये कर दूं शो माई एज, तो ये सही वर्क करेगा, सी 99, क्योंकि इस केस में दिस की वैल्यू हमेशा पेरेंट को पॉइंट करेगी। बट इस केस में हम फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो तुम्हें याद होगा, अगर तुम इस तरह से फंक्शन बनाते थे तो हम ये करते थे, दिस डॉट शो इज इक्वल टू दिस डॉट शो, दिस डॉट शो डॉट बाइंड डॉट दिस, राइट। हाँ ये क्लास हम कंपोनेंट। हाँ, ये हम इसीलिए करते थे कि ये जो बाइंड फंक्शन है ये क्या करता है, एक नया फंक्शन रिटर्न करके देता है, और उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को परमानेंटली सेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि सिंपली फंक्शन तो हमने बना लिया, फिर हम क्या करते थे भाई, अपने आप से ही एक नया फंक्शन क्रिएट करते थे, और उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को हम परमानेंटली बाइंड कर देते थे क्लास के दिस से। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कर दूं शो, अभी चलाऊं, तो अभी मुझे देखो ये सही दिख रहा है, ये सेम कोड ये वाला, क्योंकि बाइंड परमानेंटली दिस की वैल्यू को अटैच कर देता है, फिर फर्क नहीं पड़ता तुम फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हो। सो ये फंक्शनल कंपोनेंट के लिए सेम नहीं है। हाँ नहीं सॉरी, अगर क्या ये से, क्लास कंपोनेंट के लिए जैसे कि एरो फंक्शन यूज करना, बट अगर मैं फंक्शन कंपोनेंट बना रहा हूँ हाँ तो यस यस, ये बिल्कुल भी एडवाइज्ड नहीं है, ठीक है। बट लोग ब्लाइंडली एरो फंक्शन हर जगह यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको ये बहुत फैंसी लगता है, ठीक है। एरो फंक्शन का डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि ये कंप्लीटली एनोनिमस है, ठीक है। अभी अगर स्टैक ट्रेस में कहीं तुम्हें देखना होगा तो तुम्हें एनोनिमस लिख के दिखेगा, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है। तो एरो फंक्शन हमें सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। अगर जरूरत नहीं है तो ऑलवेज प्रिफर लाइक अपना पुराना फंक्शन। ओके, दिस गुड टू नो, थैंक्स। ओके
सो ठीक है गाइस, देखो जो चीजें मैंने बताई हैं आज, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तुम किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, तुम्हें इनके साथ काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स और हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रोटोटाइप्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट, तो दैट आई माइट कवर टुमारो। और फिर उसके बाद बचता है हमारा एसिंक्रोनस और डॉम ऑपरेशन। तो आई विल ट्राई कि मैं कल परसों में ये चीजें फिनिश रैप अप कर दूं, और जो भी टॉपिक्स लोगों ने बताए हैं वो मैं स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में फिनिश कर दूंगा। दैट इज लाइक से नॉट दैट टाइम टेकिंग थिंग, बट लाइक से मैं ये भी सजेस्ट करूंगा भाई कि थोड़ा सा खुद से भी चीजों को एक्सप्लोर करो, अदरवाइज चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम इस लाइक से स्पेसिफिक कोड या फिर एक स्पेसिफिक एग्जांपल में फंसे रहेंगे तो हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझेंगे। तो आज जो भी किया है प्रैक्टिस करो, और कोई भी क्वेश्चंस, मैं तो कहूंगा विदाउट रन किए दिस की वैल्यू को फाइंड करो। जब तक तुम विदाउट रन किए फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, विद इन 3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स तुम्हें पता चल जाना चाहिए दिस की क्या वैल्यू है, क्योंकि रूल्स आर प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ठीक है, कोई फीडबैक या कुछ कमेंट्स तो यू कैन गिव, अदरवाइज हम ड्रॉप करते हैं।